अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो का बिगिनर कोर्स करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिक्स चीज़ें कवर करूँगा जो कि आर्ट कंटेंट्स होंगे या आर्ट टॉपिक्स आप कह सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी भी डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, बट इस कोर्स की ज़रूरत क्यों आई? इस कोर्स का मेन रीज़न ये था कि अगर किसी को क्रिप्टो का हाव नाउ बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स के उसको वर्ड भी नहीं पता कि क्रिप्टो का मतलब क्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको समझाने की कोशिश करें। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कि क्रिप्टो करेंसीज होते क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास सिंपल, जिस तरह हमारे पास यूएस डॉलर हो गया, जिस तरह हमारे पास पाउंड्स हो गए, ये करेंसीज हैं, इसको हम पेपर करेंसी कहते हैं। बट जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको हम डिजिटल सेंस में ले जाते हैं, जो कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रही है, तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज। अब थोड़े से इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो फर्स्ट टाइम आया था, क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट करेंसी जो आया था जिसका नाम था बिटकॉइन, जो कि कुछ लोग समझते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल था जिनको हम सतोशी के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक बंदा था। अब उसमें भी काफ़ी सारी लोगों की एजम्पशंस हैं, कुछ कह रहे हैं कि चाइनीज़ था, कुछ कह रहे हैं अमेरिकन था, कुछ कह रहे हैं जैपनीज़ था। बट एनीवे, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। तो अ, जब ये ग्रुप बना, तो अब जब भी कोई चीज़ नई आती है मार्केट के अंदर या कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर इंट्रोडक्शन उसका होता है, तो फर्दर उसके ऊपर रिसर्च होती है कि ये काम कैसे करता है, क्या नहीं है। तो हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब जो ट्रेडिशनल करेंसीज़ हैं और क्रिप्टो करेंसी, इसमें क्या डिफरेंस है? क्रिप्टो करेंसीज़ का जो मेन कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन का वर्ड आपको बहुत दफ़ा क्रिप्टो के अंदर सुनना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन को हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पास विदाउट बॉर्डर ट्रेडिंग है। विदाउट बॉर्डर मीन्स के इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी कंट्री के अंदर हो, आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू कहीं भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। अगर हम ट्रेडिशनल करेंसीज़ के ऊपर आ जाएँ, जो कि हमारे पास पेपर करेंसीज़ हैं या लोकल आपकी कंट्री की कोई भी जो करेंसी है, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करता है बैंक, जो स्टेट बैंक होता है या कोई भी बैंक होता है, क्योंकि उस बैंक ने उतने ही पैसे छापने होते हैं और देन अपने यूज़र्स को देने होते हैं। तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है एक स्टेट, एक बैंक कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक? तो जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इसी वजह से इसकी यूनिकनेस है, इसी वजह से ये मार्केट के अंदर ग्रोथ कर रही है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ काम कैसे करती है। तो सिंपल, अब क्रिप्टो करेंसीज़ के काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं या बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिसके ऊपर जाके क्रिप्टो करेंसीज़ काम करती हैं। बट हम ये सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो मार्केट के अंदर है, वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी सप्लाई कम होगी। तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो फिक्स सप्लाई है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल करेंसीज़। अब ट्रेडिशनल करेंसीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, वो कभी भी छाप सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर ये होता है कि मतलब मेजर जो कॉइन्स हैं, जिस तरह बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिटकॉइन में ये है कि इसकी फिक्स सप्लाई है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। 21 मिलियन की इसकी सप्लाई है। तो जब इसकी 21 मिलियन की सप्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये यूनिक है, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी सप्लाई मतलब मीन्स के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर बंदे के अंदर, तो तब इसकी वैल्यू और भी बढ़ेगी। अगर हम बैक चले जाएँ 2017 में या 16 में, वहाँ पे हम अगर मार्केट को देखें, तो वहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस ऑल टाइम जो हाई गई थी, समटाइम 16,000 पे गई, फिर 24,000 पे गई। बट जब रिसेंटली हमने देखा 2023 के अंदर या इवन 24 के अंदर या इवन 20 के अंदर या एंड ऑफ द 2021 के स्टार्ट में, हम वहाँ पे बिटकॉइन को $69,000 के ऊपर देख रहे हैं, और अभी भी रिसेंटली अगर हम देख लें, तो ये 65 से लेके $75,000 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो बेसिक जो इसका काम है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर है। हाँ, इसके अंदर कुछ न्यूज़ भी इम्पैक्ट करती हैं, कुछ और भी मार्केट के अंदर अगर इकॉनमी के मीन्स के वर्ल्ड के हालात का कोई डिफरेंस आ रहा है, किसी की वॉर हो रही है या कुछ भी, सारे इम्पैक्ट्स इसके ऊपर होते हैं।
बट हम सिंपली इसको यही समझ सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर मेजर कॉइन्स कौन से हैं? जिस तरह के जिस तरह के अगर हम किसी कंट्री का ले लें कि किसी कंट्री में मेजर करेंसीज़ कौन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री में यूएस डॉलर भी चलता है, पाउंड भी चलता है और यूरो भी चलता है। तो ये 3 उसकी मेजर करेंसीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल या जिसको हम पीयर टू पीयर करेंसी कह सकते हैं या पी टू पी हम जिसको कह सकते हैं या पेपर करेंसीज़ को हम समझ सकते हैं। बट इन केस ऑफ द क्रिप्टो में मेजर करेंसी जो टॉप सबका किंग है वो है बिटकॉइन, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बीटीसी भी कहते हैं। बट जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके कंपैरिजन में आ जाता है या उसको उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हमारे पास आ जाता है इथीरियम, जिसको हम ईटीएच कहते हैं। इस तरह फिर एलटीसी है, बीएनबी है और बहुत सारे काइंस आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे जो कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर रन कर रहे हैं। कुछ के ब्लॉकचेन्स अपने हैं और कुछ जो है बोरो लेके किसी के ब्लॉकचेन के ऊपर रन हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास मेजर करेंसीज हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स, कि वॉलेट्स कितने टाइप से। अब तो हम मेजरली इसमें डिस्कस करते हैं कि एक वॉलेट्स होते हैं हमारे पास पेपर वॉलेट्स, हार्ड ड्राइव वॉलेट्स होते हैं, सॉफ्ट वॉलेट्स होते हैं और कुछ वॉलेट्स हमारे पास डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रलाइज होता है और एक डिसेंट्रलाइज हमारे पास होता है। मींस के जो दो मेजर जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास है, अगर डिसेंट्रलाइज की हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज में आपको प्राइवेट कीज़ चाहिए होती है। प्राइवेट कीज़ हमारे पास क्या होती है, वो 24 वर्ड्स हो सकते हैं या 12 जिसको हम मेनोमिक फ्रेजेस कह सकते हैं। तो वो फ्रेजेस आपको सेव करने होते हैं। अच्छा, इसमें जब हार्ड ड्राइव वॉलेट की हम बात करते हैं तो हार्ड ड्राइव वॉलेट में हमारे पास विदाउट इंटरनेट काम करता है। जिस तरह हार्ड ड्राइव हमारे पास कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव हो गया, उसके अंदर एक डेटा स्टोर हुआ है, तो इसी तरह इसके अंदर आपकी क्रिप्टो करेंसीज स्टोर हुए होते हैं। इसके हैकिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इवन के ना होने के बराबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या है, और पहले मैं बता देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज में हमारे पास कौन कौन से वॉलेट्स आते हैं। डिसेंट्रलाइज में हमारे पास जो पहला वॉलेट आता है जो टॉप के ऊपर है वो ट्रस्ट वॉलेट है। उसके साथ बिटकीप का एक वॉलेट था जिसका नाम अभी उन्होंने चेंज करके बिटगेट वॉलेट कर दिया। और भी काफ़ी सारे सेफ पाल वॉलेट है। जो ये सारे वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, ये डिसेंट्रलाइज को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमारे पास क्या आते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये भी इनको हम वॉलेट्स कह सकते हैं बट ये सेंट्रलाइज होते हैं। सेंट्रलाइज मीन्स के इसको एक स्टेट के अंदर रन किया जाता है, एक स्टेट इसको कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनांस की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर बाइनांस यूके के अंदर रन कर रहा है तो यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बाइनांस को उसको फॉलो करना होगा। अगर वो उसको फॉलो नहीं करता तो जो एंड यूज़र्स होगा, जो उसका कस्टमर है, क्योंकि जब एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चाहिए होती है केवाईसी, जिसको हम कहते हैं नो योर कस्टमर। उसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका बीआरपी हो सकता है, इवन आपका आईडी कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि एज अ प्रूफ आप अपने पास स्टोर करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट उनसे डिमांड करती है तब जाके फिर वो आपका डेटा उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस लॉ को फॉलो करना होता है एज़ कम्पेयर टू द डिसेंट्रलाइज वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर आप देख लें तो वहाँ पे तो आपकी कोई आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं। वहाँ पे तो आप डायरेक्टली अपने वॉलेट क्रिएट करना है और अपने फ्रेजेस अपने पास रखने। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में ये है कि अगर आपसे एक्सेस चला गया है, आपके ईमेल कहीं चला गया, आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया, आपके पास नंबर नहीं है, तो आप केवाईसी के थ्रू दोबारा रिकवर कर सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइज के अंदर ये सिचुएशन है कि अगर आपका वॉलेट प्राइवेट कीज़ आपसे लॉस्ट हो गई, तो जब लॉस्ट हो गए तो उसका मतलब ये है कि आपके जो करेंसीज थे वो आपसे लॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे होती है। इन्वेस्टमेंट में कि आप अपने पैसे डालते हैं किसी भी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर या वॉलेट के अंदर, और आप उससे कुछ कॉइन्स बाय कर लेते हैं, कोई भी बिटकॉइन, इथेरियम कुछ भी बाय करते हैं, उसको आप होल्ड करते हैं और देन उसको आप सेल आउट कर दीजिए जब उसकी प्राइस बढ़ती है, तो इसको हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं, तो सेम इसी तरह ही होता है। तो ये बेसिक चीज़ है। अब क्रिप्टो करेंसीज कुछ एप्लीकेशंस के यूज़ केसेस क्या होते हैं, जिस तरह
हम एज अ पेमेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन का वाइट पेपर था, जो फर्स्ट वाइट पेपर इसके बारे में लिखा, लाइक डिटेल डॉक्यूमेंट जो इसके बारे में लिखा गया था, तो उसमें सतोशी ने यही बात फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात लिखी थी कि हम इसको इस वजह से ला रहे हैं ताकि हम नैनो ट्रांज़ैक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकें। तो नैनो ट्रांज़ैक्शन आप $1 भी कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं, कुछ आपको अलाउ करते हैं, कुछ वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा चेन यूज़ करते हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंसेस हो गए। डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंसेस मतलब डीफाई हो गए, जिसको डीएप्स वगैरह होते हैं। और कुछ हमारे पास नॉन फंजिबल एनएफटी हो गया है, जिस तरह अगर हम न्यूज़ में आपने देखा होगा, बीबीसी को एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का था जिसने वेल्स के नाम से एक एनएफटी बनाया था और उसको लाइक के बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ 5 मिलियंस, आई थिंक 4 मिलियंस, यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ कि कितने एग्जैक्ट अमाउंट थी, उसमें उसने वो भेजा था। तो इसका यूज़ केस होगा। इवन इंडिया के अगर आप देख लें तो इंडिया के अंदर ये होता है कि आप उन्होंने मैटिक के ऊपर, मैटिक के ब्लॉकचेन ने उन्होंने कुछ उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की हुई है। उस प्रोग्रेस में ये है कि आप एफआईआर जो है आप उसके ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के ऊपर। जब कभी भी हम रेगुलेशन की बात करते हैं, जब या क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करते हैं, तो हमें डायरेक्ट माइंड में लाइक 90% लोगों का आता है कि ये तो रेगुलेट ही नहीं हो रहा, ये तो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा भाई, ये तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, तो कैसे हम इसके अंदर जाएँ? अब रेगुलेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस को आप रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज़ को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर स्टेट चाहे तो वो लाइक रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एक्सचेंजेस को कि आपने ये करना है या इतनी इन्वेस्टमेंट। इवन के काफ़ी मुल्कों के अंदर इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर। जिस तरह यूएस के अंदर भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है। चाइना के अंदर कभी लेजिस्लेशन प्रोग्रेस करती है और कभी फिर वो फॉल बैक कर लेते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं उससे। तो वो डिपेंड करता है कि स्टेट को क्या बेनिफिट मिल रहा है और स्टेट को उससे क्या चीज़ें मतलब इशू आ रहे हैं कि नहीं। और इवन मोस्टली लोग कहते हैं कि इसकी जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं या जो क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रांज़ैक्शन मेनली होती है वो टेररिज्म के लिए यूज़ होती है। तो अब दुनिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आई हुई है, इवन अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज़ आई है या कुछ भी है, इवन ट्रेन आया या कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर आई है, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ दोनों हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि आप यूज़र को उसको किस सेंस में प्रेज़ेंट करते हैं। अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज़ को आपको लाइक कि किसी गलत काम के लिए प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो लाज़मी सी बात है आप उसकी तरफ जाएँगे। लेकिन अगर मैं आपको पॉजिटिव वे में उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू, प्रॉफ़िट के थ्रू प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो लाज़मी सी बात है आप उससे उसी सेंस में लेकर जाएँगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में होते हैं। अच्छा, अब हम इसमें एक और बात कर लेते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हमने रट लगाई हुई है कि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बेसिकली ये होता क्या है? तो आपको सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे पास ये चेन ऑफ ब्लॉक्स होता है। मीन्स के हमारे पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं। हर ब्लॉक के अंदर उसको हमने एक नाम दिया होता है, हैश का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल, या ए का नाम हम दे देते हैं। हैश तो थोड़ा डीप हो जाएगा, बट हम ए का नाम देते हैं कि ए हमारे पास एक वो है ब्लॉक है। उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक डेटा स्टोर किया हुआ है कि इसके अंदर 2 बिटकॉइन आ सकते हैं इस डेट से इस डेट के ऊपर। ठीक? ये ऐसा नहीं होता, बट मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो सारी कोडिंग होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें एल्गोरिथम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने नोट की हुई थी, फिर फर्दर आप जाते हैं। लेकिन जब मैं दूसरा ब्लॉक बनाऊँगा तो फर्स्ट ब्लॉक से जो पहला वाला ब्लॉक है वो सेकंड ब्लॉक के साथ इंटरकनेक्ट होना चाहिए। अब जब मैं जाऊँगा कि बिटकॉइन इतने होने चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ, इसकी विड्रॉल की लिमिट इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट हैश है उसको मैं सेकंड हैश के साथ कनेक्ट करूँगा तो तभी आगे नेक्स्ट अप्रूव होगा। अगर इसके अंदर कोई एरर आ गया तो सेकंड ब्लॉक आपका नहीं बनने वाला। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ये इम्यूटेबल है। एक दफ़ा आपने एक ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ, उसके अंदर आपने सारा डेटा डाल दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज इस सेंस में नहीं कर सकते कि अब एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। जब ब्लॉक कंप्लीट हो गया तो उसका मतलब ये है कि डेटा कंप्लीट हो चुका है, अब आगे इसके अंदर आप फर्दर कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। यही तो बिटकॉइन की जो हम कहते हैं ना ब्लॉकचेन की, यही तो इसकी खूबसूरती है कि आप इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, कोई चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि इसके अंदर स्कैम्स
स्कैम से रेलेवेंट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की जब भी हम बात करते हैं तो मोस्टली हमें यही हमारे माइंड में आता है कि 90% इसके अंदर सेम है, इवन 99%, मैं खुद कहता हूँ कि 99% स्कैम है इसके अंदर। लेकिन आपको बचना होता है इन चीज़ों से। वो आप कैसे बचते हैं कि आप टॉप रेटेड जो एक्सचेंजेस हैं, जिस तरह बाइनांस हो गया, बिटगेट हो गया या कूकाइन हो गया, टॉप के एक्सचेंजेस हैं। सेंट्रलाइज में भी कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज में सेफपाल वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, और भी काफ़ी सारे वॉलेट्स हैं डिसेंट्रलाइज में। आप उसके अंदर अपनी क्रिप्टो की अमाउंट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब आपने उससे बचना क्या है? क्रिप्टो के अंदर जब कभी भी आपके साथ स्कैम हुआ है तो आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म जाके हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप बाइनांस के अंदर किसी बंदे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप P2P कर रहे हैं, या इवन कुछ कोई भी आप ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अगर वो बंदा आपको प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाता है तो फिर उसका बाइनांस ज़िम्मेवार नहीं है, ना ही कोई और अथॉरिटी उसकी ज़िम्मेवार है, क्योंकि आप खुद ही गए हो। अगर आप व्हाट्सएप पे गए हो, मैसेंजर पे गए हो, मोस्टली मैसेंजर पे ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर ही ये ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। तो ये था स्कैम से रिलेवेंट। अब आप इसने बचना कैसे? तो आपने प्लेटफ़ॉर्म से बाहर ही नहीं जाना। अगर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपके साथ कुछ होता है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपको उसका रीज़न देगा कि ये क्या हुआ है, और इवन आपको रिटर्न भी करेगा। अच्छा, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं रिकमेंड करता हूँ डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस। अब आप कहेंगे कि सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज तो ईज़ी हैं और इवन लॉ को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट से भी कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आप डिसेंट्रलाइज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं? सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस, अगर आप हिस्ट्री देख लें क्रिप्टो की, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस थे क्रिप्टोपिया के नाम से, बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे आए हैं जो कि हैक हो चुके हैं, ठीक है? जब हैक हो जाते हैं तो आपकी जो अमाउंट होती है वो आपकी फिर नहीं रहती, क्योंकि जब आप एक दफ़ा हैक हो, इवन ऐसे एक्सचेंजेस थे कि उन्होंने वापस रिटर्न भी नहीं किए। जो आपके यूज़र्स थे उनको उन्होंने ₹1 भी रिटर्न नहीं किया और फर्दर मूव ऑन कर गए। तो मैं इसी वजह से डिसेंट्रलाइज़ को रिकमेंड करता हूँ। एक तो हैकिंग के चांसेस ज़ीरो होते हैं, दूसरा स्कैमिंग के चांसेस ज़ीरो होते हैं, और इवन आपके लिए एक्सेसिबल भी है, और बट उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। जिस तरह जो नॉर्मल एक्सचेंज होता है सेंट्रलाइज़, उसके अंदर आपके पास आ जाता है कि बाय सेल आप कर सकते हैं, फिर बाय सेलिंग की कैटेगरीज़ हैं, लेकिन वॉलेट के अंदर जब आप करते हैं तो वहाँ पे स्वैप का ऑप्शन होता है। अच्छा, ये सारा नॉलेज था। ये एक स्किमिंग टाइप थी कि हमने कोशिश की कि हम क्रिप्टो को समझें कि ये क्रिप्टो है क्या। अगर आपको डीप इन सारी चीज़ों को, जितने भी टॉपिक हमने स्किम करके डिस्कस किए हैं, अगर आपने इनको डिटेल में देखना है, तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर और वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं, जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है। एक-एक चीज़ को, एक-एक एक्सचेंज को, एक-एक वॉलेट को मैंने डिस्कस किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड follow.